अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब शहजाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक। माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 1 ऑलरेडी हो गया है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 सेज द डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न इन द हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, यानी हर स्ट्रैंड में, हर हेलिकल जो स्ट्रैंड होता है उसमें हर टर्न में जो है कितनी डिस्टेंस होती है टोटल एक टर्न में। ठीक है, क्या वो 20 एंगस्ट्रॉम्स है, 34 एंगस्ट्रॉम्स है, 42 एंगस्ट्रॉम्स है, 28 एंगस्ट्रॉम्स है। सो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। 34 एंगस्ट्रॉम्स होता है। Question 32 we have is the technique involved in comparing the DNA components of टू सैम्पल्स इज़ नोन एज, यानी वो टेक्निक जिसमें हम DNA कंपोनेंट, एक सैम्पल हमने लिया, फिर दूसरा सैम्पल लिया, फिर हम इन दो के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक्स, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली इट्स द जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, जिस टेक्निक को डिस्कवर किया था सर एलिक जैफ्रे ने। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? डीएनए का कंपैरिजन देखते हैं आपस में। व्हाट आर द फर्स्ट सेल्स टू रीच द साइट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम की कौन सी सेल्स सबसे पहले उस जगह पहुँच जाती है? न्यूट्रोफिल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स, आरबीसीज। सो दे आर द न्यूट्रोफिल्स, सबसे पहले ये पहुँच जाते हैं। क्वेश्चन 34, the passage of blood cells through the intact walls of the capillaries typically accompanying inflammation is, यानी जब हम ब्लड सेल्स हमारे ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाए, हालांकि वहाँ पे इंटैक्ट वॉल था उस कैपिलरी का, तो क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ था जिसकी वजह से ब्लड सेल्स, हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स बाहर निकल जाती है। व्हाट इज़ दैट प्रोसेस कॉल्ड? व्हाट इज़ दैट थिंग कॉल्ड जहाँ पे ब्लड सेल्स हमारी बाहर ऊर्ज आउट हो जाते हैं? Is it called the anaphylaxis, or is it called the diapediasis, is it called the phagocytosis? None of these. It's called the diapediasis। जब सेल्स हमारे इंटैक्ट वॉल्स, यानी फटे हुए नहीं है, बल्कि वॉल्स ऐसे इंटैक्ट है, बट अब वो ऊज आउट हो जाते हैं कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड वेसल्स से बाहर निकल जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डायपेडियासिस। क्वेश्चन 35, द एंटीबॉडी दैट इज फर्स्ट फॉर्म्ड आफ्टर इन्फेक्शन इज, सबसे पहले जब इन्फेक्शन होता है सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी, एम, डी और ई। इट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन एम। क्वेश्चन 36, द एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी डेवलप्ड, यानी दो किस्म की इम्यूनिटी हमारे पास होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड धीरे धीरे डेवलप होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इसको हम डेवलप कर सकते हैं आर्टिफिशियली, नेचुरली होती है, बोथ आर्टिफिशियली और नेचुरली, नन, किसी भी तरीके से हम इसको डेवलप नहीं कर सकते। सो इट कुड बी डेवलप्ड नेचुरली एंड आर्टिफिशियली, सो बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 37, इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज नोन एज। इंटेंसिटी, जो अट्रैक्शन की इंटेंसिटी होती है एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में, इसको क्या कहा जाता है? एफिनिटी, एविडिटी, synergism and precipitation. It is called the affinity between the antigen and antibody. Question 38, phagocytosis is carried out by which cells? Phagocytosis कौन सी सेल इनमें से करती है? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, all of this. Basically what is phagocytosis? Phagocytosis is a process where one cell of our body can engulf the foreign particle or the foreign material or the foreign cell or the cells of our body, जिनको वो पूरा engulf करते हैं, उनको खा जाता है सिंपल सेंस में। अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा होता है जो फैगोसाइटोसिस कराता है? न्यूट्रोफिल्स करते हैं, मैक्रोफेजेस करते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स करते हैं, ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज, ये सारी की सारी फैगोसाइटोसिस कर पाती है। 39, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी? इनमें क्या सिमिलैरिटी पूछा है, इन दोनों की क्या सिमिलैरिटी है? कंप्लीमेंट फिक्सेशन, कंप्लीमेंट सिस्टम जो होता है उसका फिक्स कराते हैं, उसको एक्टिवेट कराते हैं। प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट, यानी प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में चले जाते हैं, नहीं पॉसिबल नहीं होता इम्यूनोग्लोबुलिन एम के लिए, बट इम्यूनोग्लोबुलिन जी चला जाता है। अच्छा, तीसरी सिमिलैरिटी होगी क्या? हीट स्टेबिलिटी, 56 डिग्री पे दोनों स्टेबल है, इसका तो पता नहीं है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी इनका दोनों का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सेम होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है यहाँ पे 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो हल्का होता है, इसका सेडिमेंटेशन जो है इसका ज़्यादा होगा।
अब पूछा जा रहा है इनमें सिमिलैरिटी क्या है, सो दोनों जो है ये कंप्लीमेंट एक्टिवेशन या कंप्लीमेंट फिक्सेशन कराते हैं। क्वेश्चन 40 वी हैव द ऑक्सीडेशन ऑफ विच सबस्ट्रेट इन द बॉडी यील्ड्स द मोस्ट कैलोरीज। इनमें से किस सब्सटेंस को हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीडेशन होती है तो ज़्यादा कैलोरीज रिलीज हो जाती है? ग्लूकोज, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लाइकोजन। इट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स सबसे ज़्यादा, फैट्स जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन 41 विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्कीबैक्टीरिया। कभी कभी जो होता है ना, हमें ऑप्शंस को देख के और क्वेश्चन को देख के कभी ट्रिक भी मिलती है। जैसे यहाँ पे है, और कभी कभी ही ये काम करेगी। जैसे यहाँ पे है आर्कियोटा, 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 तो ये सारी आर्किया बैक्टीरिया में, ये आर्की बैक्टीरिया तीनों है। हमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन नहीं है, नॉट एन आर्की बैक्टीरिया, इट इज़ प्रोटियोबैक्टीरिया। क्वेश्चन 42 द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है वो क्या होता है? क्या वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड? इट इज़ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ऐसे ही प्लास्टिड्स के अंदर भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्वेश्चन 43 वी हैव द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम टाइलिन इज। जो एंजाइम्स होते, कुछ एंजाइम्स होते जो अकेले काम नहीं कर पाते हैं, उनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनको कोई कोफैक्टर साथ होता है, या तो वो कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा या वो कोएंजाइम होगा। अब कोफैक्टर टाइलिन के साथ कौन सा है इनमें से? मैंगनीज, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। इट इज़ क्लोरीन, जो टाइलिन के साथ मिलके टाइलिन को एक्टिवेट कराता है। क्वेश्चन 44 इन डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स द बॉन्ड विच इज़ नॉट ब्रोकन। जब प्रोटीन डिनेचुरल हो रहा होता है, कौन सा बॉन्ड इनमें से नहीं टूटता? ठीक है, यानी एक बॉन्ड होगा जो बॉन्ड नहीं टूटेगा, बाकी सब टूट सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, प्रोटीन डिनेचुरेशन की सिंपल एग्जांपल या प्रोटीन डिनेचुरेशन समझने के लिए हम एक छोटी सी बात बोलेंगे। जैसे हम एग कभी फ्राई पैन पे डालते हैं, तो फ्राई पैन पे जो ही एग का एल्ब्यूमिन वाइट वाला जो पोर्शन गिरता है ना, वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, बिल्कुल सॉलिड बन जाता है। दैट प्रोसेस इज सिंपल द फेज ऑफ डिनेचुरेशन, इसी को हम डिनेचुरेशन कहते हैं। अच्छा, डिनेचुरेशन के दौरान हमें पूछा जा रहा है कौन सा बॉन्ड नहीं टूटता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज द बेसिक प्राइमरी बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द अमीनो एसिड्स ऑफ अ प्रोटीन। अगर ये टूट गया तब तो प्रोटीन एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी ना, अमीनो एसिड सारे सेपरेट हो जाएंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन, आयोनिक एंड डाइसल्फाइड सारे टूट सकते हैं। क्वेश्चन 45 सेलुलोज इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो सेलुलोज होता है ये एक होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है ग्लूकोज यूनिट्स का। अब कौन से ग्लूकोज यूनिट्स का? अल्फा वाले कि बीटा वाले, या बोथ, दोनों अल्फा और बीटा। सेलुलोज के बारे में याद रखिए, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स आपस में बीटा 1,4 लिंकेज बनाते हैं, और ये होमोपॉलीमर जिसको हम सेलुलोज कहते हैं, जो प्लांट्स बनाते हैं, एनिमल्स नहीं बनाते। इतनी बात ही होगी। अब 46 पे आते हैं। होलो एंजाइम इज, एक होलो एंजाइम हम किसको कहते हैं? फंक्शनल यूनिट को, कोएंजाइम को, एपोएंजाइम को, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, होलो एंजाइम की बात करेंगे। होलो एंजाइम सिंपल होता है फंक्शनल यूनिट होता है, एंजाइम फंक्शनिंग एंजाइम होता है। ये तब बनता है जब इसको एपोएंजाइम, एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जिसको हम एपोएंजाइम कहेंगे, और उसके साथ कोई कोफैक्टर साथ में होगा। ठीक है, उसके साथ कोई कोफैक्टर साथ होगा, तो ये दोनों एपोएंजाइम और कोफैक्टर साथ में मिलके होलो एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, तो ये होलो एंजाइम जो ही बना इसको हम फंक्शनल कहते हैं, ये फंक्शनल होता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अच्छा, फंक्शनल यूनिट होता है, हाँ ये फंक्शनल यूनिट होता है। कोएंजाइम ये तो कोफैक्टर है, ठीक है। एपोएंजाइम ये तो प्रोटीनेशियस पार्ट है, इसका जो है नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है हमारा, जिसको कोफैक्टर कहेंगे। कोफैक्टर फिर दो टाइप का होता है, जो हमें अभी भी बोला, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा या वो कोएंजाइम होगा। तो एपोएंजाइम सिंपल ये भी नहीं होगा। होलो एंजाइम क्या होता है? वो फंक्शनल यूनिट होता है, यानी पूरा होता है। 47 पे आते हैं। द एंजाइम कैटेलाइजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एंजाइम्स जो कैटेलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, आर प्रेजेंट मेनली इन द, वो एंजाइम्स जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट कराते हैं ये मेनली प्रेजेंट होते हैं कहाँ?
एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे, ईआर पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, नन ऑफ दिस। इट इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर जो माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, जो सराउंड करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को, तो उसके ऊपर होता है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पे ईटीसी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो एटीपी फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। क्वेश्चन 48, साइनोबैक्टीरिया आर बिलीव्ड टू बी द फ्री लिविंग एंसेस्टर्स ऑफ। ये फ्री लिविंग एंसेस्टर माने जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया एंसेस्टर माने जाते हैं किनके? प्लाज्मिड्स के, क्लोरोप्लास्ट के, फंगाई के, नन ऑफ दीज। सो ये क्लोरोप्लास्ट के एंसेस्टर्स माने जाते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। इन अ फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इज डिपिक्टेड बाय। फूड चेन में जब हम टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल यानी जिंदा मटेरियल को जब हम डिपिक्ट करना चाहते हैं, तो ये किस पिरामिड से हम डिपिक्ट करते हैं? पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, ट्रॉपिकल लेवल। इट्स डिनोटेड बाय और डिपिक्टेड बाय पिरामिड ऑफ बायोमास। 50 we have the particulate matter in the air can lead to। अगर particulate matter एयर में हुआ, यानी डस्ट, धूल वगैरह या स्मोक वगैरह एयर में हुई, तो इससे हो सकता है राइज इन ब्लड प्रेशर, impaired किडनीज, impaired नर्वस सिस्टम, एग्रोवेटेड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। इससे एग्रीवेटेड रेस्पिरेटरी जैसे एजमा वगैरह हो सकता है, पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन 51 वी हैव द वाटर पोटेंशियल ऑफ ए प्योर वाटर इज। जब वाटर प्योर होता है उसकी वाटर पोटेंशियल जीरो होती है। ये पॉइंट याद रखिए, इंफॉर्मेशन वाला है। क्वेश्चन 52 द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पीशी इन न्यू एरिया इज कॉल्ड। जब एक नई स्पीशी नए एरिया में फुल्ली सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गई, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्या उसको सीरी कहेंगे, क्या उसको क्लाइमैक्स कहेंगे, क्या उसको इन्वेजन कहेंगे, या इकिसिस कहेंगे? इट्स कॉल्ड द इकिसिस। क्वेश्चन 53 विच इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप्ड। इनमें से कौन सा पहला ट्रांसजेनिक प्लांट जिसको डेवलप किया गया, कौन सा प्लांट है? ट्रांसजेनिक टोबैको, सोयाबीन, कॉटन, मेज। इट इज टोबैको। सबसे पहले टोबैको का ट्रांसजेनिक टोबैको बनाया गया है। क्वेश्चन 54 द टर्म टोटिपोटेंसी इज द कैपेबिलिटी ऑफ। टोटिपोटेंसी, प्लूरोपोटेंसी, आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट सुना होगा या तो आपने दिमाग में आया होगा कभी, या कैंसर आपने स्टडी की होगी तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा। ओके, टोटिपोटेंसी होता है फुल पोटेंसी ना। अब आते हैं इसके ऑप्शंस पे। सेल्स टू जनरेट होल प्लांट, ये ऐसी सेल्स होती है जो पूरा प्लांट बना सकती है। बर्ड टू जनरेट होल प्लांट, सी टू जनरेट होल प्लांट, नन ऑफ द अबोव। तो टोटियोपोटेंसी या टोटिपोटेंसी होता है सेल्स, एक सेल की एक कैपेबिलिटी कि वो पूरा प्लांट बना सके। जैसे हमारा जब क्लीवेज हो रहा होता है जाइगोट का, जाइगोट टोटियोपोटेंट होता है, जो उसकी क्लीवेज सेल्स होती है इनिशियल कुछ सेल्स, तो वो भी टोटियोपोटेंट होते हैं। यानी अगर उन सेल्स को जाइगोट के आफ्टर जब उसकी क्लीवेज होती है, वो सेल्स को अगर सेपरेट करेंगे तो अलग अलग बेबीज बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन 55 है, इसमें पूछा गया था विच एंजाइम इज यूज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम फॉर ट्यूमिफिकेशंस फॉर द ग्रोथ। ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया है क्योंकि इसके ऑप्शन सही नहीं है। अब हम क्वेश्चन 56 पे आते हैं। सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज इंड्यूस्ड बाय। जब जर्मिनेशन हो रहा होता है तो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को इंड्यूस किया जाता है, यानी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को जो ब्रेक डाउन कराते हैं, जो कॉटिलिडन्स में से जो स्टोर्ड फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करके उसको रिलीज करने की कोशिश करता है, तो वो कौन इंड्यूस करता है? कौन सा इनमें से हार्मोन इंड्यूस करता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसको हम ऑक्सिन कहेंगे, ये करता है। एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन या जिबरलिक एसिड, इट इज जिबरलिक एसिड, वो ये इंडक्शन कराता है। क्वेश्चन 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से कौन नहीं होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मोड, मीडियन। स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होता है, बाकी मीन, मोड, मीडियन होते हैं। क्वेश्चन 58 द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं 10th में ना, तो आपने सुना होगा, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता है 0 to 1। ओके, 59 पे आते हैं। Which of the following correlation coefficient value is considered as weak? Correlation coefficient value इनमें से कौन सा weak माना जाएगा? 0.5, 2, 0.2, 0.4। It is 0.2 इनमें से जिसको weak माना जाएगा correlation coefficient value।
लास्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एरर इज़ अ मेजर ऑफ। स्टैंडर्ड एरर जो है ये मेजर होता है या इससे हम मेजर कर पाते हैं, क्या मेजर कर पाते हैं? द स्टैंडर्ड एरर इज कंप्यूटेड फ्रॉम नोन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। Representative sample parameter is likely to be of the population parameter. It provides an unbiased estimate of the standard deviation of the statistics. All of the above. ये सारे हो गए. Thank you so much for joining me till now. If you like this video, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.